जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में जयशंकर प्रसाद से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1887, 1888, 1889 या 1890? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जन्म से भी प्रश्न आ सकता है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जौनपुर, बनारस, बस्ती या काशी? तो देखिए, ये सरल प्रश्न है, क्योंकि जीवन परिचय तो हर विद्यार्थी पढ़ता है, लेखक हो चाहे कवि हो, आपको जीवन परिचय अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि जन्म से संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, बनारस में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, यानी कब प्रारंभ हुआ था इंदु पत्रिका का? ऑप्शन ए 1908, बी 1905, सी 1909 या डी 1906? तो देखिए, अगर इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1909 में। याद रखिएगा, 1909 में इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अब इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, यानी किस नाटक पे या किस कहानी पे इनको जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, या ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, सी कामायनी या डी आंसू? तो देखिए, किस पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कामायनी पर। कामायनी महाकाव्य पर इन्हें पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न लिया गया है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद का कौन सा विरह काव्य है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी या आंसू? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सरल प्रश्न है तो ज्यादा समय नहीं लेते। देखिए, आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। देखिए, ये प्रश्न पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट लिख दूं, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? यानी 13 सर्ग हैं, 12 हैं, 14 हैं या 15 सर्ग हैं? तो देखिए, कामायनी महाकाव्य में याद रखिएगा 15 सर्ग है। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफी अच्छा है कि कितने सर्ग हैं। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 15, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 15 सर्ग कौन कौन से हैं। साथ ही साथ मैंने इसलिए यहाँ पर लिया गया है कि आपको साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा कि कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये आपको पता है, पर 15 सर्ग के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 सर्गों के नाम को हम देखते हैं। देखिए, पहला सर्ग है चिंता सर्ग, इसके बाद आता है आशा सर्ग। यहाँ पर देखिए, आशा कर लीजिएगा, आशा यहाँ पर है, आशा सर्ग। थर्ड है श्रद्धा सर्ग। चौथा है काम सर्ग, वासना सर्ग। इसके बाद अगला दिया गया है लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इंडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कामायनी के 15 के 15 सर्ग यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे हैं। याद कर लीजिएगा इनके नामों को। क्यों? क्योंकि प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में आता है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? तो याद रखिएगा चिंता सर्ग। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम हो जाएगा आनंद सर्ग। यहाँ पर 15 पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता दूं आनंद सर्ग है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है, या कामायनी के अंतिम सर्ग का क्या नाम है, या कामायनी के चतुर्थ सर्ग का नाम क्या है। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग 15 के 15 सर्गों के नाम एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो नाम यहाँ पर दिए गए हैं कंप्लीट, 15 के 15 नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर वासना है, तो यहाँ पर सही कर दिया गया है वासना। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 15 सर्ग आप लोगों को अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में
आ सकता है इन पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए अब आगे देखते हैं, 15 सर्ग आपको यहाँ पर समझ में आ गए। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कामायनी किस युग की रचना है? भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी या शुक्लोत्तर? देखिए काफी सरल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि कामायनी जो है एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, यानी रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद किस युग के हैं? छायावाद, या तो रचना हो जाएगी ऑप्शन सी छायावादी युग से संबंधित है। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कामायनी की रचना कब हुई थी? किस सन में हुई थी? सन 1928, सन 1925, सन 1931 या सन 1935 में? तो देखिए कामायनी की जो रचना हुई थी, तो अगर देखा जाए तो बुक में कुछ बुकों में दिया गया है 1935 में, और कहीं पर आपको मिलेगा 1936। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 1936 में कामायनी की जो है रचना हुई थी। याद रखिएगा 1936 में। तो राइट आंसर यहाँ पर डी को सही कर लेते हैं, 1936 में कामायनी की रचना हुई थी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? देखिए ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी को, रामचंद्र शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को या डॉक्टर नगेंद्र को? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहा था। तो याद रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आज की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि 30 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपको नंबर दिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, ऑप्शन भी याद कर लीजिए, शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झरना काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1918 में या 1919, 20 या 21 में? तो झरना काव्य का जो प्रकाशन हुआ था 1918 में। याद रखिएगा 1918 में झरना काव्य का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए। अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, लहर काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? 30 में, 31 में या 1932 या 1933 में? तो लहर काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1933। याद रखिएगा 1933 में लहर काव्य का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कंकाल जो कि उपन्यास है का प्रकाशन कब हुआ था? 1928 में, 29 में, 27 में या 1926 में? तो कंकाल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? अगर ये प्रश्न आता है तो याद कर लीजिएगा 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन 1929 में हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्राम, बी झरना, सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी तितली? तो देखिए कहानी की बात हो रही है तो यहाँ पर सी और डी तो आप जानते हैं उपन्यास है। ऑप्शन ए और बी में से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम है ग्राम। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, तितली उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1933 में? तो देखिए तितली उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आप लोगों को बता दूं कि तितली उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1934 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1934 में तितली उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना में कितने वर्ष लगे? जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना में कितने वर्ष लगे? आप जानते हैं कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6 या 7 वर्ष लगे या 9 वर्ष। तो देखिए, अगर आप बारीकी से आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि 7 से 8 वर्ष का समय जो है लगा था। पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 7 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 7 से 8 वर्ष के करीब समय लगा था, तो राइट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 वर्ष। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? स्कंदगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, तो इस नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5 अंक हैं या 6, 7 या 9। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से और बारीकी तरह से अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कंदगुप्त नाटक में जो अंकों की संख्या है वह है 5। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है स्कंदगुप्त में अंकों की संख्या, तो 5 याद रखिएगा अंक हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इसके बाद दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 5, 4, 3 या 2। तो अभी देखिए, पहला प्रश्न था स्कंदगुप्त में कितने अंक हैं? 5। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त जो कि नाटक है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, इसमें कितने अंक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, 4। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? 5, 4, 3 या 2। तो ये भी जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 अंक हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपने देखे, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो तीनों में नाटकों में अंकों की जो संख्या है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्योंकि हम वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेते हैं जो एग्जाम में आने के इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है? तो देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम गीत नाट्य माना जाता है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को, कामना को या करुणालय को। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करुणालय। ठीक है, याद देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न है कि सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 में प्रकाशित हुआ था या 1925, 1930 या 1931? तो देखिए, सज्जन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1910। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तितली है, चंद्रगुप्त, कंकाल या सज्जन? तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी, यानी सज्जन जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आज लिए गए हैं वीडियो में जो कि जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष पर ज्यादातर सवाल इसलिए लिए जा रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न इसलिए लिए गए हैं क्योंकि प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में और ज्यादातर विद्यार्थियों से गलत ही होते हैं, क्योंकि प्रकाशन वर्ष को याद करना काफी एक तरह से देखा जाए तो टफ काम है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ना जाने कितने लेखक कवियों के जो रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को याद करना इतना आसान नहीं है। इसलिए ज्यादातर ये प्रश्न आते हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों से गलत भी होते हैं। इसलिए हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं प्रकाशन वर्ष में जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न लिया गया है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1935, 1931 या 1930?
तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का, ये तो आपको पता है, पर प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1931 चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1920, 1921, 1926 या 1928? स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन डी, यहां पर सही हो जाएगा 1928। याद रखिएगा 1928 में स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1930, 31, 33 या 32? तो देखिए ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष है 1933, यानी ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। 1933 में ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामधारी सिंह दिनकर का, जयशंकर प्रसाद का या महादेवी वर्मा का? तो देखिए यह कथन किसका है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। याद रखिएगा सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद का यह कथन है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, इसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, प्रसाद की किस काव्य से है? तो देखिए ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है किस काव्य से है पूछा गया है। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आंसू से है या चित्राधार से है, कामायनी से है या तितली से है? तो देखिए ये जो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है ये किस काव्य से है? तो ये है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसू से। ठीक है, याद रखिएगा किस काव्य से ली गई है? आंसू। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का कलाधर उपनाम से लिखा गया काव्य है आंसू, चित्राधार, कामायनी या तितली? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चित्राधार। याद रखिएगा चित्राधार यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद तो मुझे यही है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए अब लास्ट प्रश्न को भी अटेम्प्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को अभी मैंने बताया था 1889 में उनका जन्म हुआ था। अब मृत्यु कब हुई थी? सन 1938 में, 39 में, 40 में या 37 में? तो देखिए जयशंकर प्रसाद की अगर मृत्यु के बारे में देखा जाए कि उनका निधन कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 1937 में उनका जो है निधन हुआ था। तो याद रखिएगा 1937 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में उनका निधन हुआ था। तो एक बार क्लियर कर दूं, 1889 में उनका जन्म हुआ था और 1937 में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद मुझे आज है कि आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने हिंदी के ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं